हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो प्रैक्टिस आपकी सब मिक्स प्रैक्टिस रहेगी, चाहे वो आपके लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फोर राइटर के, सब इसमें हम देखने वाले हैं। उनके कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये पेड PDF है, इसके बारे में जान लीजिए। ये पेड PDF है जो आपको ये वाली PDF 7-9 में मिलेगी। इतने सारे टर्म्स को ये कवर किया है इस PDF ने, ठीक है। तो इतने सारे टर्म्स को कवर किया गया है, MCQs के मतलब थ्रू कवर किया गया है। दूसरा वाला जो आपका है ये 189 में मिलने वाला है, जिसमें आपको 4 राइटर कवर किया गया है, लेकिन 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है, ठीक है। तीसरा है आपका इतना क्वेश्चन है, इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, लेकिन MCQs के थ्रू कवर किया गया है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सअप करके ले सकता है। ओके, ये आपको 199 में मिलेगा। और तीनों एक साथ लेते हैं तो डिस्काउंट है, तीनों एक साथ लेंगे तो 467 होता है, जिसमें आपको 399 में तीनों PDF मिल जाएगी और एक फ्री मिलती है। नेक्स्ट जो PDF है ये PGT वालों के लिए है। PGT का इतने सारे राइटर को कवर किया गया है, 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें आपको 269 का ये मिल जाएगा PDF। उसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पा सकते हैं PDF। ओके, तो ये थे PDF का। जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कितना आपने स्कोर किया है। द टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएट है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है, ठीक है, ये किससे एसोसिएट है बताना है, ठीक है, ये किससे एसोसिएट है ये बताना है। तो देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि क्वेश्चंस जो है मतलब जो क्वेश्चन की संख्या है वो ज़्यादा है, तो हम इसमें जल्दी से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स यहाँ पे बताना है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये जो प्ले है ना, इस प्ले में आपको फियर दिखेगा, फियर एंड ह्यूमर, ठीक है, टेरर या फियर एंड ह्यूमर पे बेस्ड होते हैं। मतलब इस ऐसे प्ले में ऐसी सिचुएशन दिखाया जाता है जो बहुत ही हास्यपूर्ण भी होते हैं, और हास्यपूर्ण यानी कि बहुत ही कॉमेडी भी होते हैं, और कॉमेडी के साथ साथ एक अनिश्चित भय भी रहता है और ख़तरे का अनुभव भी कराता है ये प्ले। इस प्ले में आपको फियर और ह्यूमर दोनों का एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इससे कौन एसोसिएट है? हैरोल्ड पिंटर एसोसिएट है। यहाँ पे आपका C इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का इसको ये जो क्वाइन मतलब इस टर्म को क्वाइन किसने किया था, ठीक है, इस टर्म को क्वाइन करने वाला कौन है ये भी याद रखिएगा कि क्वाइन किसने किया था। तो एक क्रिटिक थे इरविंग वार्डले, ये हमने पढ़ लिया था ना, इरविंग वार्डले, ठीक है, इरविंग वार्डले, इन्होंने क्या किया था? इस टर्म को क्वाइन किया था। कहाँ से? विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लुनाटिक व्यू से कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, तो ये याद रखना कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, जिसमें आपके कॉमेडी के साथ साथ एक भय, एक खतरे का अनुभव भी होता है, यानी कि फियर और ह्यूमर दोनों साथ साथ इसमें मिलेंगे। और हैरोल्ड पिंटर जो हैं, इनके जो प्लेज हैं जैसे कि द बर्थडे पार्टी है, केयर टेकर है, ये सारा इसी पे बेस्ड है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे ही लिखते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज पोयम द पाइलन गेव द निक नेम पाइलन पोएट्स टू लेफ्ट विंग पोएट्स ऑफ 1930s। तो किसकी जो पोयम है द पाइलन, जो एक नाम देता है पाइलन पोएट्स, ठीक है, ये उन पाइलन पोएट्स किससे दिया जाता है कि जो पोएट्स 1930s के बाद छोड़ दिए हैं लिखना, उन पोएट को पाइलन पोएट्स कहा जाता है। तो ये जो पोयम है ये किसकी पोयम थी? द पाइलन। और यहाँ से ये निकल के आया था, पाइलन नाम यहाँ से निकल के पाइलन पोएट्स को दिया गया था। तो ये हो जाएंगे स्टीफन स्पेंडर हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपके UGC नेट वगैरह में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये याद रखना है। स्टीफन स्पेंडर हैं, ये 1930 के यानी कि 1930s यानी कि दशक की बात कर रहा है। 1930 के दशक में कुछ लेफ्ट विंग कवि थे, मतलब कुछ लेफ्ट विंग पोएट्स थे जिन्होंने जो औद्योगिकरण, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक मुद्दों पर लिखा करते थे, जैसे कि उन्हें पाइलेंट पोएट्स, वही पाइलेंट पोएट्स कहलाएं, ठीक है, जो सामाजिक अन्याय पर मतलब जो सोशल इनजस्टिस होता था या राजनीतिक जो मुद्दे होते थे उस पर लिखते थे, उन्हें ही पाइलेंट पोएट्स कहा जाता है। और स्टीफन जो स्पेंडर हैं, इनकी कविता है ये द पाइलन, ठीक है, और ये नाम यहीं से लिया गया है, ठीक है।
और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और पाइलन पोइट्स में और आपके बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो आते हैं, जैसे कि W.H. ऑर्डन भी आते हैं पाइलन पोइट्स में ही, और सेसिल डे लेविस भी शामिल हैं, ये भी याद रखना है। बहुत सारे पोइट्स हैं जो पाइलन पोइट्स में आते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। जैसे आपके ये हो गए W.H. ऑर्डन हो गए, आपके एक और हैं मैकनीस करके, और इस लेविश हैं, ये सारे, और ये भी आते हैं स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ फेमस फॉर नोवेल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। हु इज़ द फेमस फॉर नोवेल, मतलब कौन अपने नोवेल के लिए बहुत फेमस है, कौन फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो कन्विक्ट सिस्टम था उसके बारे में। तो मार्कस, ये याद रखना है, क्लार्क, ठीक है। मार्कस क्लार्क हैं, इन्होंने फॉर द टर्म ऑफ नेचुरल लाइफ लिखा, फॉर द टर्म ऑफ नेचुरल लाइफ लिखा, ये इनका नॉवल है, इन्होंने लिखा, जो ऑस्ट्रेलिया में जो कन्विक्ट सिस्टम के जीवन पर आधारित है, जो कि एक हिस्टोरिकल नॉवल है, जो दंडित कैदी हैं उसके बारे में दिखाया गया है। आते हैं नेक्स्ट वन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड अरिस्टोटल यूज द टर्म हमार्शिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस वर्क में अरिस्टोटल ने हमार्शिया जो शब्द है इसका यूज़ किया है, किस वर्क में, तो पोइटिक्स में, ठीक है। किस में किया है? पोइटिक्स में। हमार्शिया एक ग्रीक टर्म है, ठीक है। हमार्शिया क्या है? एक ग्रीक टर्म है जिसे अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में ट्रेजेडी के स्टडी के दौरान इस्तेमाल किया था। जब ट्रेजेडी आया था उसमें आपको ये हमार्शिया वर्ड मिलेगा, ट्रेजेडी में। हमार्शिया का मतलब क्या होता है? इसको, हमार्शिया को हम ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेजिक फ्लॉ, त्रुटि, मतलब जो हीरो होता है, जो ट्रेजेडी में जो लीड कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी गलती, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट की ट्रेजेडी की जड़ होता है ये एक ऐसी गलती होती है जो अनजाने में की जाती है, और एट द एंड क्या होता है? हीरो का पतन होता है, यानी कि उस प्रोटैगनिस्ट का पतन होता है, ट्रेजिक डाउनफॉल कारण बन जाता है, यही हमार्शिया। और ये अनजाने में होता है, ऐसा नहीं कि हीरो जानबूझ के करता है। और यही लास्ट में क्या होता है? एट द एंड यही हीरो का पतन का कारण बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हैमलेट का जो सोचना विचारना, बहुत अधिक वो सोचता था, विचारता था। एक बार उसको मारने का मौका भी मिल गया क्लॉडियस को, जब वो पूजा कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मारता, वहाँ पे वो सोचता रहता है कि मारूंगा तो कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, अभी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना और प्रोक्रेस्टिनेशन करना। तो वो हैमलेट का क्या बना? वो गलती थी जो वो अनजाने में कर रहा था, लास्ट में उसके पतन का कारण भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पॉन शॉप्स, बफेलो बिल, ड्रंकननेस आर द कॉमन टर्म्स है जो कहाँ पे बार बार आता है। पॉन शॉप्स मतलब क्या होता है? जो गिरवी रखने की जो दुकानें होती हैं उन्हें कहा जाता है। बफेलो बिल मतलब एक पश्चिम लोक नायक होता है, उसे कहा जाता है। ड्रंकनेस, ये जो ड्रिंक वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये अक्सर बार बार कहाँ पे आते हैं? तो अमेरिकन राइटर्स के वर्क में आते हैं। तो ये याद रखना है कि जो अमेरिकी राइटर हैं उनकी लेखक में, उनकी राइटिंग में पाए जाते हैं ये सारे वर्ड। और ये जो टर्म्स है ये उनके स्ट्रगल, पॉवर्टी, जो नस्लीय भेदभाव है और अमेरिकी समाज में उनके एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, ठीक है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। कौन इससे, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है इसमें से कौन सा एक कवि नहीं है, इससे संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? तो आपके ऑप्शन में है रोलैंड बार्थ्स, जैक्स डेरिडा, जूलिया क्रिस्टेवा, फर्डिनेंड डी सॉशेयोर, ठीक है। तो कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए रोलैंड बार्थ्स हैं, जो जैक्स डेरिडा हैं, जूलिया क्रिस्टेवा हैं, ये सारे क्या हैं? ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के ही हैं, इनसे रिलेटेड हैं, ये संबंधित हैं। लेकिन जो फर्डिनेंड डी सॉशेयोर हैं ये नहीं हैं, ये आपके एक करेक्ट हो जाएगा। जो फर्डिनेंड डी सॉशेयोर हैं ये क्या है? एक स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, ठीक है। ओनली स्ट्रक्चरलिस्ट हैं ये, यानी कि भाषा, एक संरचनावादी भाषाविद थे ये, ना कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्तर संरचनावाद से ये नहीं जुड़े थे, ये तीनों बल्कि जुड़े हैं इससे। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विद हुम डू वी रिलेट द फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करें, एक फ्रेज है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये जो फ्रेज है इनसे रिलेट कौन करता है, तो ये याद रखना है। जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है ये फ्रेज इनके लिए ये व्हीलिंग सस्पेंशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि मतलब जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो व्हीलिंग ऑफ सस्पेंशन के नाम से भी जाना जाता है, व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के नाम से, ठीक है, व्हीलिंग सस्पेंशन। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है इस वजह से अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो क्वेश्चन करा नहीं पाऊँगी पूरा। डिसबिलीफ, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना है। और इसको क्वाइन करने वाला कौन है, तो एस.टी. कॉलरिज है, सैमुअल टेलर कॉलरिज है। इनको क्वाइन किसने किया था, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने किया था। कहाँ किया था ये भी याद रखिएगा, इनकी बुक है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है। अभी इसके मतलब भी बता दे रही हूँ कि ये है क्या, रेरिया, ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये पब्लिश कब हुआ था, ये जो है तो 1817 में ये पब्लिश किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये याद रखना, तो ये इतना तो पता चल गया कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इसको और किस नाम से जाना जाता है, व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के। इसको क्वाइन किसने किया था, तो क्वाइन करने वाले हमारे कौन है, एस.टी. कॉलरिज हैं। कहाँ पे क्वाइन किया था, अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में। कब पब्लिश हुआ था, 1817 में ये पब्लिश हुआ था। अब ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है क्या, जानते हो ये क्या है, मतलब जिसका मतलब क्या होता है कि जब कोई रीडर या ऑडियंस किसी रचनात्मक वर्क को पूरी तरह से स्वीकार कर ले, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे यथार्थवादी हो या ना, यानी कि वो रियल हो या ना हो, उसको रीडर है जो ऑडियंस है उसको स्वीकार कर ले, हर हाल में उसको मज़ा आना चाहिए, देखना चाहिए। अब वो चाहे रियलिस्टिक हो चाहे ना हो, उसको हर हाल में स्वीकार कर ले, वही आपका सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है। जैसे हम बहुत सी ऐसे मूवी, जैसे आप देख सकते हो, इन्हीं का एक वर्क है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि बैलेड भी है ना, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये इनका वर्क है। इसमें इन्होंने अलौकिक घटनाएं दिखाई हैं, बहुत ही सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को दिखाया है। लेकिन क्या होती हैं, अगर हम अपने रियल लाइफ में जोड़ें तो जैसे बहुत सारी सीरियल्स हैं, मूवीज़ हैं, जैसे आप लोग ने देखे होंगे नागिन वगैरह सीरियल है ना, नागिन, उसमें नागिन आ जाता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके मूवीज़ हैं, आपकी सीरियल वगैरह हैं जहाँ पे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को दिखाया जाता है, पावर दिखाई जाती हैं, तो कोई उड़ने लग जाता है। तो क्या ऐसा रियल में होता है, नहीं, लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं। तो यही हो गया सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है, तो वही होता है। तो यहाँ पे आपका एस.टी. कॉलरिज का, जैसे कि एंशिएंट मैरिनर में इन्होंने अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन रीडर क्या करता है, इसे स्वीकार कर लेता है, भले ही वो चीज़ें झूठी हो। तो यही इनका कहने का मतलब है, और डिटेल में समझेंगे किसी दिन, इस पे लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे लिस्ट 1 से क्या करना है, लिस्ट 2 से हमें मिलान करना है करेक्ट आंसर पर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे बताना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 हमें मिलान करना है कौन सी चीज़ है। तो देखिए सिमली देखेंगे, सिमली इसमें कहाँ है, तो दाई शुल वॉज लाइक अ स्टार, ये आपका सिमली हो गया, ठीक है, ये आपका सिमली हो गया। मेटाफर कहाँ है, द केमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, तो ये आपका मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। फिर पर्सोनिफिकेशन क्या है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। एपिग्राम हो गया आपका वॉट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर शो वेल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बताना है, फुल फैदम फाई दाई फादर लाइज, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपके, एलिट्रेशन है, असोनेंस है, ओनोमेटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है। ओनोमेटोपिया तो साउंड के बारे में बताता है, असोनेंस जो है वो आपकी जो वाउल साउंड है उसकी रिपीटेशन को दिखाता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, कोई नॉन लिविंग चीज़ को एज ए लिविंग काम कराए, वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। जैसे कोई नॉन लिविंग चीज़ को ऐसे काम कराए जैसे कोई लिविंग पर्सन हो, यहाँ पे आपका एलिट्रेशन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप वो जो कॉन्सोनेंट साउंड है बार बार आ रहा है, जैसे एफ 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 एफ, यहाँ पे एक ही चीज़ जो स्टार्टिंग में आ रही है, बिगनिंग में बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है, एक ही जो साउंड है, या फिर एक ही लेटर बोल सकते हो आप, लेटर्स भी पहचान सकते हो, एक ही लेटर है जो बार बार बिगनिंग में दोहराव हो रहा है
आपकी बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वही आपका एलिट्रेशन हो गया। एफ की जो साउंड है वो बार बार यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये एलिट्रेशन हो गया। और ये लाइनें कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं, ये टेम्पेस्ट की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है, कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज मार्क ऑफ अ जीनियस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो जीनियस का मार्क है, जीनियस का वो चिन्ह है कि अगर कोई राइटर उस पोएटिक डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करता है, समझ लीजिए वो राइटर बहुत जीनियस है। वो आयरनी है कि मेटालिप्सिस है कि मेटाफर है कि जस्टिस है, कौन सा वो पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा मेटाफर। ओके, मेटाफर, क्योंकि अरिस्टोटल ने क्या कहा था अपने पोएटिक्स में, ये कहा है कि मेटाफर की मतलब जिस भी राइटर ने मेटाफर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया हो अपने राइटिंग में, तो समझ लीजिए वो जो राइटर की प्रतिभा यानी कि राइटर की जो जीनियस को वो दर्शाती है। अगर कोई राइटर अपने वर्क में ना मेटाफर का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, तो वो अगर कर रहा है तो वो चीज़ें उनकी राइटिंग ना वो राइटर की जीनियस को दिखाती है। ठीक है, तो मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही वस्तु या विचार, एक ही थिंग्स या आइडिया की तुलना बिना लाइक और एज लगा के किया जाता है। जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वर्ल्ड को क्या कर दिया गया, स्टेज बना दिया गया, लाइक और एज नहीं लगाया गया। ठीक है, तो यही है, मतलब अगर कोई राइटर, अरिस्टोटल का अनुसार था, इन्होंने पोएटिक्स में बताया था कि अगर कोई राइटर मेटाफर का सही यूज़ करता है तो समझ लीजिए कि उस राइटर की गहरी कल्पना शक्ति, भाषा की समझ जरूरी है, यानी कि वो राइटर उसकी जीनियस को दिखाता है। ठीक है, मतलब राइटर की जीनियस को दिखाता है ये मेटाफर, जिस भी राइटर ने अपने राइटिंग में यूज़ कर लिया। सिडनी की एन अपोलोजाई फॉर पोइट्री, ये इन्होंने लिखा है फिलिप सिडनी ने, सर फिलिप सिडनी ने एन अपोलोजाई फॉर पोइट्री लिखा है। तो किसके जवाब में इन्होंने लिखा है, आखिर क्यों लिखा है ये बताना है। ठीक है, फॉर एजेस ऑफ पोइट्री की स्कूल ऑफ अब्यूज़, किसके जवाब में इन्होंने लिखा है। ओके, तो ये याद रखना है कि द स्कूल ऑफ अब्यूज़ के जवाब में लिखा गया है। और स्कूल ऑफ अब्यूज़ किसने लिखा है, तो स्टीफन गॉशन ने लिखा है। ये किसका है, स्टीफन का है, स्टीफन गॉशन का। ठीक है, स्टीफन गॉशन इन्होंने लिखा है ये, और इन्हों की जवाब में मतलब ये जो अपोलोजाई फॉर पोइट्री या स्टीफन गॉशन की बुक है द स्कूल ऑफ अब्यूज़ के जवाब में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने प्लेज और पोएम की आलोचना की थी। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मॉर्टे डी आर्थर एक प्रोज रोमांस है जो कि किसका है। मॉर्टे डी आर्थर ये एक प्रोज रोमांस है, किसका है, अल्फ्रेड टेनिसन का है, जॉन ड्राइडन का, लिली का कि थॉमस मैलोरी का है। तो मॉर्टे डी आर्थर ये थॉमस मैलोरी द्वारा लिखा गया है, याद रखना है, जो कि एक फेमस प्रोज रोमांस है जो किंग आर्थर की कहानियों पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वॉज मेड बाई। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कि इलियड और ओडिसी का पहला पूरी तरह से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। मतलब इलियड और ओडिसी ये तो आया था उसमें, तो यहाँ पे लैटिन मतलब सॉरी इलियड और ओडिसी को कम्प्लीटली इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जॉर्ज चैपमैन हो जाएगा। ये याद रखना है, इन्होंने ही किया था। ठीक है, जो कि जॉर्ज चैपमैन है, इन्होंने इलियड और ओडिसी का पहला पूरी तरह से यानी कि पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनेसा टाइम में, रेनेसा पीरियड में सबसे पहला वो प्ले कौन सा है जो पब्लिश हुआ था रेनेसा पीरियड में, तो वो आपका यूटोपिया हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, वो आपका यूटोपिया ही हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है। तो ये यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इंग्लिश में कब ये पब्लिश हुआ था, इंग्लिश वाला पूछा जा रहा है। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले यूटोपिया किसका है, थॉमस मूर का है। ये याद रखना है, थॉमस मूर का है, थॉमस मूर का है। और ये कंप्लीट कब हुआ था, तो 1516 में हुआ था। ठीक है, पहली बार ये आया था जो कि लैटिन में आया था, ये भी याद रखना है। पहली बार ये लैटिन में आया था, फर्स्ट टाइम ये आया था 1516 में, जो कि लैटिन में आया था, लैटिन में पब्लिश हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश लिख दे रही हूँ 15, या ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था।
ठीक है, 1516 में, जो कि लैटिन में था। बाद में 1551 में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1551 करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। और इसका थर्ड एडिशन भी आया था, जो कब आया था? 1597 में आया था इसका थर्ड एडिशन। ये सेकेंड एडिशन था जो कि इंग्लिश में था, ये याद रखना। ये फर्स्ट एडिशन था जो कि लैटिन में था। सेकेंड एडिशन इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन था। और थर्ड एडिशन इसका 1597 में आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सरकम लोकेशन है कि लिटोटस है, यूफेमिज्म है, या फिर एपोस्ट्रॉफी है। अपोस्ट्रॉफी जो डायरेक्ट एड्रेस करता हो, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ हो, चाहे वो कैसी भी नॉन लिविंग चीज़ हो, हवा हो, पानी हो, इंसान हो, या फिर आपका स्काई हो गया, वेदर हो गया, किसी को भी ये क्या करता है? डायरेक्ट एड्रेस करता है। किसी को भी डायरेक्ट एड्रेस कर दिया जाए, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो वो आपका एपोस्ट्रॉफी हो जाता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एड्रेस याद रखना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका लिटोटस करेक्ट हो जाएगा। लिटोटस क्या कहता है? लिटोटस मतलब ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें पॉजिटिव चीज़ों को निगेशन के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें किसी बात को कहने के लिए नकारात्मक शब्द का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई पॉजिटिव चीज़ मुझे कहना है, अब उसमें मैंने ना वर्ड जरूर कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पूछा, जैसे किसी भी बात को कहने के लिए आप उसमें ना शब्द का यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। सिलेक्ट द फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपकी? मिटोनमी है, पन है, आयरनी है, एपिग्राम है। ठीक है, पन तो आपका शब्दों का खेल हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा पूरा शहर, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पूरा शहर है, यहाँ पे पूरा होल सिटी की बात कर रहा है ना, कि पूरा शहर वो जनरल को देखने के लिए गया। तो पूरा शहर मीन्स शहर के लोग की बात हो रही है। यहाँ पे पूरा शहर ही नहीं पूरा उड़ के आया, यानी कि पूरा शहर का शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यानी कि लोगों को दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसमें सैनिक डॉकी नहीं है, लेकिन मिटोनमी है, तो हम मिटोनमी पे जाएंगे। मिटोनमी हो सकता है। मिटोनमी क्या होता है? रिलेटेड बताता है कोई चीज़। मिटोनमी आपका क्या होता है? एक चीज़ याद रखिएगा, मिटोनमी भी एक फिगर ऑफ स्पीच में जिसे किसी चीज़ को दर्शाने के लिए उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ का उपयोग किया जाता है। बस ये रिलेटेड रहता है किसी चीज़ का। मिटोनमी बस संबंध बताता है, यानी कि संबंधित रहता है। लेकिन जो आपका सैनिक डॉकी है वो किसी चीज़ का पार्ट रहता है। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, उसका वो हिस्सा रहेगा। और मिटोनमी हिस्सा की बात नहीं करता, वो पार्ट की बात नहीं करता, वो बस एक रिलेटेड, एक संबंधित बात करता है। मतलब अगर हम कोई चीज़ दर्शा रहे हैं, आपको कोई चीज़ दिखा रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ का बस हम यहाँ पे यूज़ कर दें, उससे रिलेटेड रहना चाहिए बस। और सैनिक डॉकी क्या होता है? वो पूरा होल है, उसका पार्ट दिखा दिया, या कोई पार्ट है उसका होल दिखा दिया, उसका हिस्सा होना चाहिए, वो आपका सैनिक डॉकी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सैनिक डॉकी भी हो सकता था, बट यहाँ पे आपका नहीं है ऑप्शन में, तो मिटोनमी पे जाएंगे। यहाँ पे मिटोनमी है। ठीक है, क्योंकि मिटोनमी आपका सैनिक डॉकी हो सकता है, सैनिक डॉकी मिटोनमी नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मूवमेंट एंड एसोसिएशन। कौन से मूवमेंट से कौन एसोसिएट है, ये दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है किस मूवमेंट से कौन एसोसिएट है। आपके ऑप्शन में है मेटाफिजिकल पोइट्री है, रिफॉर्मेशन है, एंड प्री रेफेलाइट मूवमेंट है, फिर आपका आ जाता है क्लासिसिज्म। तो यहाँ पे जानेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन कौन आता है? सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री को ही देखेंगे, इसमें कौन कौन आता है। इसमें आपके जॉन डन है, डन तो सबसे पहले हैं, फिर हेनरी वॉन भी हैं। ठीक है, वॉन, हेनरी वॉन, ये इसी से हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, हेनरी वॉन ये हो जाते हैं। फिर एंड्रयू मार्वल हैं, इसी में आ जाते हैं मार्वल आपके, ये मेटाफिजिकल पोइट्री से ही जुड़े हुए हैं। जॉन क्लीवलैंड हैं, अब्राहम काउली हैं।
ये भी इसी से जुड़े हुए हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री से ही जुड़े हुए हैं। जॉर्ज हर्बर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं हर्बर्ट लिख दे रही हूँ बस। जॉर्ज हर्बर्ट हैं आपके, एंड रिचर्ड क्राशा हैं जो कि ऑप्शन में है, तो ये तो इसी से रिलेटेड है, ये करेक्ट है। रिफॉर्मेशन में आपके कौन कौन से आते हैं? रिफॉर्मेशन में अगर हमने जोड़ा तो मार्टिन लूथर तो है ही है रिफॉर्मेशन में, मार्टिन लूथर हैं और जॉन कैल्विन है, ये याद रखना है। जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर ये रिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मतलब इनसे डील करते हैं, इनसे संबंधित हैं। प्री रेफलाइट मूवमेंट में कौन कौन आता है? तो आपके डीजे रोसेटी हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी से हैं। डीजे रोसेटी हैं आपके, और विलियम होलमैन भी हैं, ठीक है। बहुत सारे राइटर हैं जो आपके प्री रेफलाइट ब्रदरहुड कहलाते हैं या प्री रेफलाइट मूवमेंट में आते हैं ये, तो ये आपके विलियम होलमैन हो गए, ठीक है। विलियम होलमैन, हंट, पूरा नाम है हंट, ये भी आ जाते हैं। जॉन एवरेट मैलेस हो जाते हैं, विलियम माइकल रोसेटी हो जाता है, क्रिश्चियना जॉर्जिया रोसेटी, ये सारे इसी में आते हैं, आपके प्री रेफलाइट मूवमेंट में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनकरेक्ट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लासिसिज्म में वॉल्टर डे ला मेरे ये नहीं आते हैं क्लासिसिज्म में, तो ये याद रखना है, ठीक है, ये नहीं आते हैं क्लासिसिज्म में, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑन 4 ओनली, ठीक है, 4 ओनली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जो आपके ये क्या है वॉल्टर डे ला मेरे, ये जो हैं ये आपके नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, ये जो आपका क्लासिसिज्म है ना, क्लासिसिज्म, ठीक है, ये क्लासिसिज्म के मतलब क्लासिसिज्म से रिलेटेड नहीं है। वॉल्टर डी ला मारे ये एक पोएट तो है लेकिन क्लासिसिज्म से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। क्लासिसिज्म आपका कब आता है? 17 या 18 सेंचुरी के करीब रहता है ना। क्लासिसिज्म 17 और 18 सेंचुरी का एक लिटरेरी मूवमेंट होता है, ये भी लिटरेरी मूवमेंट ही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री एट इट्स पीक? तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस एज में जो एपिक फॉर्म था, पोइट्री का फॉर्म है एपिक, महाकाव्य, अपने चरम पर थी। किस एज में सबसे ज़्यादा एपिक अपने चरम पर थी? क्लासिकल एज में कि रेनेसा पीरियड में कि न्यू क्लासिकल एज में कि मॉडर्न एज में, ठीक है, वो अपने पीक पर थी, ऐसा पोइट्री का फॉर्म था ये, तो क्लासिकल एज था, ये याद रखना है। वो कौन सा एज था? क्लासिकल एज था, जब जो एपिक थी वो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से लोकप्रिय हो गई थी इस एज में, जैसे कि होमर की इलियड और ओडिसी, ये सब क्या है? एपिक ही तो है। तो ये क्लासिकल एज में यानी कि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच काइंड ऑफ प्लेज वर ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड सीनिंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर सैल्वेशन? तो किस प्रकार के प्ले होते हैं जिसमें एलिगरीज के थ्रू दिखाया जाता है, ड्रामेटाइज किया जाता है लाइफ ऑफ मैन, किसी मैन के जीवन को, उसके टेम्पटेशन को, उसके सिनिंग को, पाप वगैरह को, उसके क्वेस्ट फॉर सैल्वेशन को? तो किस प्रकार के प्लेज में मनुष्य के जीवन को, उसकी परीक्षा, पाप, मोक्ष की खोज के रूप में एक एलिगरी प्रस्तुत किए जाते हैं? किस प्रकार के प्लेज में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं? मोरालिटी की थीसिस की मिरेकल या इंटरल्यूड्स, तो मोरालिटी प्लेज हो जाएंगे यहाँ पे, आपका मोरालिटी प्लेज करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। मोरालिटी प्लेज कब फेमस थे? मिडिल एजेस में, उस समय थे मिडिल एजेस में, मध्ययुगीन प्लेज हैं ये याद रखना है, ठीक है। मिडिल एजेस के प्लेज थे जिसमें नैतिक और धार्मिक विषयों का रूपक प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि एलिगरी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? तो वो पहला राजा कौन था जो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, पहला राजा कौन था जो डिक्लेयर किया गया था? क्या डिक्लेयर किया गया था? वहाँ का ब्रिटेन का किंग ऑफ ब्रिटेन का राजा बन गया था, पहला राजा कौन था? जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, हेनरी 8 या हेनरी आपका 7? तो राइट आंसर यहाँ पे मतलब किसी ग्रेट ब्रिटेन का पहला राजा घोषित किया गया था, तो जेम्स फर्स्ट को। हालांकि ये स्कॉटलैंड के सेकंड राजा थे ना, ये स्कॉटलैंड के भी राजा थे, ये याद रखना है, ओके। ये स्कॉटलैंड के राजा थे ऑलरेडी, लेकिन ये इंग्लैंड के फर्स्ट किंग बने थे, ये याद रखना है,
ठीक है। जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के राजा थे, लेकिन 1603 में जब एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो उन्हें ग्रेट ब्रिटेन का पहला राजा घोषित किया जाता है इन्हें, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसमें कौन सा मेंबर नहीं है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का, ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन सा है जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का मेंबर नहीं है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने क्या बताया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये जो जेम्स फर्स्ट है ना, ये इंग्लैंड के किंग बने जेम्स फर्स्ट, लेकिन स्कॉटलैंड के ये क्या थे, स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स थे, ये याद रखना है। वहाँ के फर्स्ट नहीं थे, वहाँ के ये जेम्स सिक्स थे, ठीक है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के ये जेम्स फर्स्ट थे। तो ये याद रखना है कि जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड ऑल्सो बिकेम जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1603, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक मिनट, थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे तभी हो। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि प्री रेफेलाइट मूवमेंट बोल सकते हो या प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का कौन सा मेंबर नहीं है इसमें। तो मैंने बताया था ना, डीजी रॉसिटी हैं, डाटे गैब्रियल रॉसिटी हैं, विलियम हॉलमैन हंट, ये भी याद रखिएगा, ये भी अभी ऊपर बताया मैंने, विलियम हॉलमैन हंट ये भी इसी के हैं, पार्ट हैं। जॉन एवरेट मैलिस हैं, विलियम माइकल रॉसिटी हैं, क्रिस्टिना जॉर्जिनिया रॉसिटी हैं, जॉन मैलिस हैं, लेकिन चार्ल्स रीड नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है ये, ठीक है, ये नहीं है, चार्ल्स रीड नहीं है, ये याद रखना है। चार्ल्स रीड जो है ये एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ये एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म। इसमें बताना है कौन सा क्लासिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा है वो जो क्लासिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, इट्स पोइट्री इज ब्रेड मोर इन द हेड दैन इन द हार्ट, द लैंग्वेज हियर टेंड्स टू बी stilted and standardized. French satirical models are their idols. Vocabulary used to colloquial and technical. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओके, कि जो आपकी क्लासिसिज्म है उसकी एक विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है। बोलचाल और तकनीकी की जो वोकेबलरी है, जो शब्दावली का प्रयोग, ये आपकी क्लासिसिज्म की विशेषता नहीं है। क्लासिसिज्म में, कविता में, पोयम में क्या होती थी, इमोशन पर, यानी कि जो भावनाओं पर बुद्धि को अधिक महत्व दिया जाता था। इमोशन पर जो बुद्धि है उसको अधिक महत्व दिया जाता था, भावनाओं पर नहीं, मतलब भावनाओं को उतना महत्व नहीं जितना बुद्धि को दिया जाता था। कब, क्लासिसिज्म पर, इमोशन पर बुद्धि को, ठीक है। और उसमें जो लैंग्वेज होती थी वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होती थी और बहुत मानकीकृत होती थी, और जो फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक मॉडल आदर्श माने जाते थे। लेकिन बोलचाल और तकनीकी जो शब्दावली का प्रयोग है ये क्लासिसिज्म की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन। जो रिफॉर्मेशन है ये मुख्य रूप से किसमें एक आंदोलन था। आखिर रिफॉर्मेशन में किस चीज़ का रिफॉर्मेशन हो रहा था, क्या मूवमेंट था वो, क्या आंदोलन था, रिलीजन का कि पॉलिटिक्स का, लिटरेचर का कि एजुकेशन का, किस चीज़ का रिफॉर्मेशन किया जा रहा था, सुधार किया जा रहा था, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो आपका रिफॉर्मेशन हो रहा था, रिफॉर्मेशन 16th सेंचुरी, ठीक है, ये याद रखना है। 16th सेंचुरी में यूरोप में एक रिलीजन मूवमेंट था, ये धार्मिक आंदोलन था, जिसमें कैथोलिक चर्च के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। कैथोलिक जो चर्च था उसके अधिकारों को वहाँ चुनौती दी गई थी, रिलीजन। तो रिफॉर्मेशन में किसका मूवमेंट था, किसका आंदोलन चल रहा था, रिलीजन का, धार्मिक आंदोलन था, जिसमें कैथोलिक जो चर्च वगैरह थे उनके अधिकारों को चुनौती दी गई थी 16th सेंचुरी के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो इसमें निम्नलिखित में से किसे रोमांटिक एज का प्रीकर्सर माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है, कि पहले ये लोग आए हैं, पहले यही लोग मतलब शुरू किए थे रोमांटिक मूवमेंट को, उसके बाद आपकी ये सारे लोग आते हैं,
ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि रोमांटिक एज का, ओके, तो कौन कौन से लोग हैं प्रिकर्सर माना जाता है। तो शैली और बायरन तो नहीं है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज भी नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। ग्रे एंड कॉलिंस, यहाँ पे प्रिकर्सर की बात कर रहा है रोमांटिक एज के, यानी कि शुरुआत किसने की थी, तो ग्रे और कॉलिंस ही थे। और भी लोग थे, जैसे कि इसमें जेम्स थॉमस भी थे, ये सारे भी। अगर ग्रे, वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्रे का नाम अक्सर करके आता है, जिसमें जैसे आपके जेम्स थॉमस थे, ये भी प्रिकर्सर में आएंगे। थॉमस यंग भी आते हैं, जॉर्ज क्रैब भी आते हैं, तो ये भी याद रखना है, जो आपके जॉर्ज क्रैब थे, ठीक है, क्रैब, ठीक है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ थे, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये भी प्रिकर्सर में आते हैं, रोमांटिक एज के प्रिकर्सर में गोल्ड स्मिथ थे, ओलिवर गोल्ड स्मिथ थे आपके। विलियम कॉलिंस थे ये, और थॉमस ग्रे थे, और विलियम काउपर भी थे, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी आपके आते हैं प्रिकर्सर में। रॉबर्ट बर्न्स थे, रॉबर्ट बर्न्स थे, ये भी प्रिकर्सर में आते हैं। विलियम ब्लैक थे आपके, विलियम ब्लैक भी थे, ये भी प्रिकर्सर में आते हैं। तो इतने सारे राइटर हैं, ये आपके रोमांटिक एज के प्रिकर्सर में आते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपके ग्रे वगैरह। उसके बाद आपके ये सब आते हैं, ये इन्हें ट्रांजिशनल पोइट्स भी कहा जाता है। उसके बाद आपके ये आते हैं शैली वगैरह, शैली बायरन। जब रोमांटिक पीरियड आ जाता है तो शैली बायरन, वर्ड्सवर्थ कॉलेरिज, ये सब आते हैं रोमांटिक पीरियड में, लेकिन रोमांटिक एज का अग्रसर इन्हें ही माना जाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस ही हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी में, ये भी याद रखना है, इन्होंने 18th सेंचुरी में, मतलब ये सारे क्या हैं, ये सारे 18th सेंचुरी के पोएट्स हैं, ठीक है, 18th सेंचुरी के पोएट थे जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट के लिए एक मार्ग बनाया, एक रास्ता बनाया। शैली और बायरन रोमांटिक मूवमेंट के प्रमुख कवि थे, शैली और बायरन ये थे जो थे, ठीक है, याद रखना है। ये लोग तो मुख्य कवि, मुख्य पोएट थे आपके, मुख्य राइटर थे आप बोल सकते हो, ये आपके रोमांटिक एज के, लेकिन ग्रे और कॉलिंस उनके पहले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग अ फीचर ऑफ रेनेशा, रेनेशा का कौन सा इसमें से फीचर है ये बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें रेनेशा का फीचर है आपने बताना है, ओके। रेनेशा का फीचर कौन सा है, तो इंडिविजुअलिज्म पे है, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री है, और आपका जो ऑप्शन में है स्प्रेड जातुरा करके ऐसे कुछ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये तीनों है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। रेनेशा का फीचर क्या है आपका, जिसमें आपकी इंडिविजुअलिज्म है, मतलब इसमें रिबर्थ हुआ था व्यक्तिवाद में, हिस्ट्री में रुचि हुआ था, और स्प्रेड जातुरा भी शामिल है इसमें। लेकिन जो टॉलमिक एस्ट्रोनॉमी यानी कि टॉलमी का जो खगोल विज्ञान है वो मिडिल एज से संबंधित है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, डैश वॉज द अर्ली इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय अ स्कूल मास्टर टू बी परफॉर्म बाय हिज स्टूडेंट्स विच इलस्ट्रेट्स द अर्ली रेनेशा बिलीफ इन द एजुकेशनल एडवांटेजेस ऑफ एक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे बताना है, सिंपली बताना है कि पहली कॉमेडी कौन सी थी, फर्स्ट कॉमेडी कौन सी थी, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में पहली कॉमेडी कौन सी थी, तो राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, ठीक है, ये बताना है, ओके। और अगर पूछा जाए फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी, तो गार्बोडक थी, गार्बोडक जिन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है, गार्बोडक थी फर्स्ट ट्रेजेडी जिसको शेकविल और नॉर्टन ने लिखा था। राल्फ रोइस्टर डोस्टर इसको किसने लिखा था, तो ये याद रखना है निकोलस उडाल ने, ठीक है, निकोलस उडाल ने, ये याद रखना है, इसको लिखा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, नेक्स्ट वन है अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट एक इंग्लिश रेनेशा प्ले है जिसको किसने लिखा था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मैशिंगर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैशिंगर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, एमोरेटी कंटेन्स दैट सोनेट, एमोरेटी में कितने सोनेट्स आपके हैं, तो एमोरेटी मतलब मीनिंग क्या है, लिटिल लव पोएम्स, एमोरेटी को बोलेंगे अगर इसकी मीनिंग तो लिटिल लव पोएम्स, ठीक है, लिटिल लव पोएम्स, ठीक है, ये याद रखना है, जो कि सीक्वेंस में है जिसमें आपके 89 सोनेट्स आपके आते हैं,
17वीं सेंचुरी में एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखा गया था एमोरेटी, जिसमें 89 सोनेट्स का ये कलेक्शन है, मतलब 89 सोनेट्स का सीक्वेंस है, जिसको किसने लिखा था? स्पेंसर ने लिखा था। तो ये याद रखना है, ठीक है, स्पेंसर ने लिखा था 16वीं सेंचुरी के करीब। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मिलान करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या पता आ भी सकते हैं, इस टाइप थोड़ा फैक्चुअल पे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं मतलब कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप, मतलब इस बार ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर दे दिया। जैसे आपके सीटेड वगैरह के पेपर आते हैं ना, उस टाइप के आ सकते हैं इस बार। तो वैसा भी आप तैयारी करके जाएंगे। जब आप इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको पूरे फुल्ली नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप पूरा क्वेश्चन को आप वहाँ पे कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो आंसर को। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स कब आता है? तो 1798 में आता है। मतलब हमको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा चीज़ होती है, पहले सबका एक डेट लिख लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये आपका रेस्टोरेशन जो आता है पीरियड, ये आपका कब आता है? 1660 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आता है? आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आता है, 1789 में। उसके बाद रिफॉर्म बिल आपका कब आता है? तो ये आता है 1832 में। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं सबसे पहले कौन सा आया था। तो पहला ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका इस तरह नहीं, रोमन, एक मिनट, पहला ये हो गया आपका, ठीक है, पहला ये हो गया, पहला ये आया। सेकंड नंबर पे क्या आता है? पहला तो 1660 में आता है, सेकंड नंबर पे ये आपका है 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। पहला ये आपका ये आया, सेकंड नंबर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड नंबर पे आपका ये आता है 1798, और फोर्थ नंबर पे आपका रिफॉर्म बिल आता है, क्योंकि आप डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आंसर पे हम जाएंगे तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, देन फर्स्ट, उसके बाद आपका सेकेंड आता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है टोटल की जो मिसलेनी वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो टोटल की मिसलेनी ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी ये बताना है। तो ये जो टोटल की मिसलेनी है, ये आपका सॉन्ग्स एंड सोनेट का कलेक्शन है इसमें, ठीक है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ओके, जिन्हें हम यूजली कहते हैं हम टोटल्स मिसलेनी ये कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम ये प्रिंटेड हुआ था एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री में। टोटल मिसलेनी जो है ये पहली बार पब्लिश कब हुआ था? तो ये याद रखना है 1557 में पब्लिश हुआ था। इसको पब्लिश किसने किया था? रिचर्ड टोटल ने, रिचर्ड टोटल ने इन 1557 इन लंदन, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका द पोयम आपका जो है एब्सेंस इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द पोयम जो है, तो ये याद रखना है डॉम मॉरिस के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक इंडियन कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी पोयम्स वगैरह लिखी हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पॉइंट्स आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपकी इसमें, ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पैराडॉक्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पैराडॉक्स ही है। क्योंकि पैराडॉक्स क्या है? ये दो अलग अलग, यानी कि जो दो अलग विरोधी बोल सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट विचारों को एक साथ रखता है, ठीक है। आपको वो भी रखता है एंटीथीसिस भी, लेकिन पैराडॉक्स भी रखता है। ये भी याद रखना है कि ये क्या करता है कि दो अलग अलग विचारों को एक साथ प्रस्तुत करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दैट चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, मतलब बच्चा आमतौर पर पिता से छोटा और अनुभवहीन होता है ना। जो बच्चे होते हैं वो एक पिता से कैसा होगा? छोटा होगा और एक्सपीरियंस में बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे उसे पिता का जनक कहा जा रहा है। बच्चा जो है वो पिता का जनक है, जो कि एक विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो पैराडॉक्स हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द सन केम अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द शी केम ही, एंड ही सोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबली है, इलिट्रेशन है, ओनोमेटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबली जिसमें हाई हाई बोल, जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, हाई हाई बोलना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हटा ही देती हूँ। इसमें साउंड की बात करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। बचा आपका क्या, अलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। तो अलिट्रेशन भी तो बात करता है ना, जिसकी रिपीटेशन होती है बार बार कॉन्सोनेंट साउंड की शुरुआत में ही, चाहे वो साउंड रिपीटेशन हो चाहे वो लेटर रिपीटेशन हो, वो अलिट्रेशन हो, वो भी नहीं हुआ। पर्सोनिफिकेशन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो द सन केम अपॉन द लेफ्ट, सूरज बाई ओर से निकला। आउट ऑफ द सी केम ही, समुद्र से बाहर आया हुआ है। एंड सी शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, और वह तेज चमका और दाएं चला गया। वेंट डाउन इनटू द सी, फिर वह समुद्र में डूब गया। तो यहाँ पे सूरज को एक मानव के रूप में दर्शाया गया, एक ह्यूमन के रूप में दर्शाया गया है कि वो समुद्र से निकलता है और फिर उसमें डूब जाता है। तो ये क्या है, एक मानव की तरह ही तो दिखाया गया है, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, हु सेड दैट ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स इन हिज एमरस पोयम। ठीक है, यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे बताना है कि किसने कहा है, ये कौन कहता है, मतलब किसने कहा है कि वो अपनी प्रेम कविताओं में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करता है। ही सेड दैट ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स इन हिज एमरस पोयम, मतलब अपनी प्रेम वाली कविताओं में किसने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने, ड्राइडन ने, काउली ने, क्लीवलैंड ने। तो ये याद रखना है, ड्राइडन का ही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनका यही है ना, वो कहते हैं ना ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, वही है, ये ड्राइडन ही कहते हैं। लेकिन किसे कहते हैं, अबाउट जॉन डन। ठीक है, ये किसके बारे में कहते हैं, डन के बारे में कहते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है मेटाफिजिक्स। इस टर्म को क्वाइन किसने किया था, मतलब इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया था, फर्स्ट यूज्ड किसने किया था, डॉक्टर जॉनसन ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है, डॉक्टर जॉनसन ने किया था। इन्होंने बोरो किया था कहाँ से, ड्राइडन का ये जो फ्रेज था, ये ड्राइडन का ही फ्रेज है, यहाँ से इन्होंने बोरो कर लिया था ये मेटाफिजिक्स जो वर्ड है, जो टर्म है, डॉक्टर जॉनसन ने। तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज आर समटाइम कॉल्ड, मतलब जो एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज होते थे उनको कभी कभी क्या कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की, हिस्ट्री प्ले की, प्रॉब्लम प्ले की, इंटरल्यूड्स। देखिए इसमें आपके इंग्लिश हिस्ट्री भी आ गया है, उसके भी क्वेश्चन है, लिटरेरी टर्म्स भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी राइटर स्टार्ट नहीं हुआ, जब राइटर आएगा ना तो वहाँ पे हम थोड़ा जल्दी करेंगे, वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी ज़्यादा। यहाँ पे भी मैं कम ही दे रही हूँ, बहुत नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने हैं। ठीक है, तो जो एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्ले हुआ करते थे उनको कभी कभी हम हिस्ट्री प्ले भी कहते हैं, तो ये याद रखना। समटाइम हम इन्हें हिस्ट्री प्लेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन क्रॉनिकल जो प्लेस हुआ करते थे वो इंग्लैंड के इतिहास पर ही बेस्ड थे, इंग्लैंड के इतिहास पर ही लिखे जाते थे, और ऐसे प्लेस अक्सर राजाओं और रानियों के जीवन और उनके शासनकाल की घटनाओं को ही दिखाते हैं, तो इसलिए कभी कभी इन्हें हिस्ट्री प्लेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल फॉर्म अराइजेज आउट ऑफ फोक लिटरेचर। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा वो पोलिटिकल फॉर्म है जो फोक लिटरेचर से उत्पन्न होता है, फोक लिटरेचर से, यानी कि लोक साहित्य से उत्पन्न होता है, वो कौन सा वो आपका पोलिटिकल फॉर्म है। ठीक है, तो यही बताना है वो पोलिटिकल फॉर्म कौन सा है जो आपका फोक लिटरेचर से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेड। ओके, बैलेड ही है जो आपके फोक टेल का एक रूप है, ये याद रखना है। फोक टेल आपने पढ़ा होगा, फोक टेल जिन्हें हम लोकगीत कहते हैं। ठीक है, ये फोक टेल का ही एक रूप है जो कहानी को बताने, जो स्टोरी को बताने के लिए गाए जाते हैं, और ये स्टोरीज अक्सर कैसी होती हैं, हीरोइक होती हैं, लव पर होती हैं, या कोई ट्रेजेडी के बारे में होती हैं बैलेड में, और ये फोक टेल का ही रूप है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, किसी दिन हम एम एच अब्राहम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे बहुत अच्छे से, लाने वाली हूँ जल्दी ही एम एच अब्राहम की आपकी वीडियो। गॉल्सवर्दी मेट हिम, देखिए यहाँ से आपका राइटर स्टार्ट हो गया आई थिंक, तो राइटर जल्दी कर लेते हैं।
ठीक है। गोल्सवर्दी मेट हिम 1893 एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, आइडेंटिफाई हिम। तो 1893 में गोल्सवर्दी किससे मिलते हैं और उनके साथ एक आजीवन दोस्ती भी हो जाती है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वो कौन है? शेक्सपियर है, टी.एस. इलियट है, जोसेफ कॉनरेड है, ऑस्कर वाइल्ड है। तो जोसेफ कॉनरेड ही वो होते हैं जिनसे उनकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गोल्सवर्दी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द pseudonym। तो गोल्सवर्दी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है फ्रॉम द फोर विंड्स, ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जो कब आया था? 1897 में आया था। इनका स्यूडोनिम के तहत आया था। इनके नकली नाम से ये पब्लिश हुआ था। उनका नकली नाम क्या था? जॉन सेंट जॉन सॉरी, ठीक है। तो जॉन सेंट जॉन के नाम से आया था, 1897 में आया था और ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। इसे ही गोल्सवर्दी मतलब जो बुरी तरह से पिट गई थी, फेमस नहीं हुई थी, और गोल्सवर्दी बहुत ही इरिटेट होके इसे कहा था बर्न इट। तो ये भी याद रखना है, बर्न इट, यू विल ओब्लाइज मी। आगे की यही स्टोरी, मतलब आगे की लाइन यही है। नेक्स्ट वन पे, गोल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश 1899, विच नॉवल वॉज इट? तो गोल्सवर्दी का जो फर्स्ट नॉवल है जो कब पब्लिश हुआ था? 1899। यहाँ पे 99 दिया है बट 1898 आप यहाँ पे कर लीजिएगा। वो कौन सा है? तो जोसेलिन है, क्योंकि जोसेलिन की बात जब आएगी तो 99 तो नहीं होगा, ये मैं कट कर रही हूँ। 1898 है, ठीक है। ये गोल्सवर्दी का पहला नॉवल था। हालांकि ये नॉवेल उनको पहचान नहीं दिलाई, नॉवेल तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ने पहचान दिलाया। नेक्स्ट वन पे आएंगे। आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थॉरली, हु सेड दिस? ऐसा किसने कहा है? मैंने कई कक्षाओं में पढ़ा लेकिन बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया और मुझे अपना पेशा पूरी तरह से नापसंद था। तो ऐसा किसने कहा है? तो गोल्सवर्दी ने ही कहा है। गोल्सवर्दी ने कानून की पढ़ाई तो की थी लेकिन उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने राइटिंग को अपना पेशा चुना, इसलिए ये कोटेशन उनके कानून के पेशे से प्रति उनकी डिसलाइक को दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज में भी जस्ट मैंने ऊपर बताया है, इसे जला दो और तुम मुझ पर एहसान करोगे। अबाउट विच वर्क डज गोल्सवर्दी टॉक हियर? किसके बारे में गोल्सवर्दी यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो ये बताना है किसके बारे में बात कर रहे हैं गोल्सवर्दी यहाँ पे, ठीक है। बर्न इट और तुम मुझ पे एहसान करोगे, ओके। तो यहाँ पे बताना है किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये आपका फ्रॉम द फोर विंड्स करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे फ्रॉम द फोर विंड्स हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गोल्सवर्दी का ये शुरुआती राइटिंग था, जॉन सेंट जॉन के नाम से ये आया भी था, लेकिन फ्रॉम द फोर विंड्स उनकी जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था और ये पिट गया था, इसे जला देने के लिए कहा था उन्होंने, क्योंकि ये फेमस नहीं हुआ था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्क दैट अर्न गोल्सवर्दी फेम वॉज द नॉवल आइडेंटिफाइड। वो पहला वर्क कौन सा था जिसको गोल्सवर्दी को फेम मिला, प्रसिद्धि मिली? वो कौन सा था? तो पहला वर्क कौन सा था जिनको उन्हें मतलब फेम मिला था? तो वो आपका द आइलैंड फेरिसीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। 1904 में इनका ये नॉवल आता है और 1904 में इनके रियल नेम से आता है, तो ये याद रखना है, इनके रियल नेम से आता है ये। और इन्होंने अपना pseudonym यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं 1904 में, और आइलैंड फेरिसीज ये इनके रियल नेम से आता है। 1904 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, 1905 में ये एडा से शादी कर लेते हैं, तो ये याद रखना है इतना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द आइलैंड फेरिसीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ वेल्दी क्लास रूलिंग। तो आइलैंड फेरिसीज जो है, ये याद रखना है कि जो आइलैंड फेरिसीज है वो धनी वर्ग की तस्वीरें कैसे प्रस्तुत करता है, जो वेल्दी क्लास फैमिली है उसकी पिक्चर को कैसे प्रस्तुत करता है, कैसे दिखाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओवर द पीपल पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम, ऐसे दिखाता है। गरीब वर्ग पर शासन करते हैं और उनसे अपना पेट भरते हैं, ठीक है। जो वेल्दी क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अब कंपनी है तो कंपनी किसकी है? वो जो जिसकी कंपनी है, जैसे आप देख सकते हो स्ट्राइफ में क्या होता है, जो आपके एंथनी हैं वो वेल्दी क्लास में आता है और वो रूल किस पे कर रहा है? उन वर्कर्स पे कर रहा है रूल, उनका ही पेट काट काट के अपना पेट भरते हैं लोग, ठीक है। तो वो आपके पुअर क्लास को क्या हो गए हैं, जो मतलब जो उनके अंडर काम करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आइलैंड फेरिसीज में गोल्सवर्दी ने जो अरिस्टोक्रेटिक वर्ग के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास बोल सकते हो, उनके स्वार्थी और जो शोषक रवैयों को उजागर किया है, जैसे स्ट्राइफ वगैरह है। वे गरीब लोगों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और उनके कल्याण की परवाह नहीं करते। आखिर वही तो उसमें दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे।
द फर्स्ट प्ले दैट मेड गोल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट, यहाँ पे प्ले की बात कर रहा है कि पहला प्ले कौन सा है, एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट वर्क की बात किया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके पहला प्ले कौन सा है जिससे गोल्सवर्दी क्या हो गए थे, बहुत ही फेमस हो गए थे, मतलब एक फेमस नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, प्ले राइट के रूप में, तो सिल्वर बॉक्स करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर बॉक्स जो इनका 1906 में आता है, ठीक है, सिल्वर बॉक्स में ये गोल्सवर्दी का एकदम सक्सेसफुल प्ले है। और आगे बढ़ते हैं। गोल्सवर्दी रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट वॉज इस्टेब्लिश बाई, गोल्सवर्दी की जो रेपुटेशन है एक नॉवेलिस्ट के रूप में किससे स्थापित होती है, कैसे उन्हें पता चलता है ये एक नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस कैसे होते हैं, जब उनकी फोर्साइट सागा आती है, जब उनका फोर्साइट सागा आता है 1922 में, है ना, 1922 में जब फोर्साइट सागा आता है, ये एक प्रसिद्ध वर्क है जिसने उन्हें एक नॉवेलिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया था। और ये जो फोर्साइट सागा एक धनी परिवार की 3 पीढ़ियों की स्टोरी बताता है, कहानी बताता है। अच्छा, आप लोग फोर्साइट सागा पढ़ना चाहते हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं फोर्साइट सागा लेके आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्साइट सागा की स्टोरी। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो मैं लेके ज़रूर आऊँगी उसकी कहानी। फोर्साइट सागा में इंक्लूडेड है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट, और 2 इंटरल्यूड है, वो इंटरल्यूड बताना है हमें। ठीक है, तो वो इंटरल्यूड कौन से हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इन 2 इंटरल्यूड हैं वो आपका इंडियन समर फोर्साइट हो जाएगा और अवेकनिंग, ये दोनों इंटरल्यूड हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, इंडियन समर फोर्साइट और इंटरल्यूड, ये 2 इंटरल्यूड है, मतलब छोटी कहानियाँ हैं जो द फोर्साइट सागा का ही पार्ट है, और फोर्साइट परिवार के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को ये दिखाते हैं इंटरल्यूड जो हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी डील्स विद द इनएडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर, तो गोल्सवर्दी का वो कौन सा प्ले है जो क्या दिखाता है, न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और एक भागे हुए कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों को दृष्टिकोण से संबंधित है। एक भागे हुए, तो वो आपका एस्केप हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, तो ये याद रखना है, ठीक है, वो आपका एस्केप प्ले में क्या दिखाया जाता है, गोल्सवर्दी ने न्याय व्यवस्था की खामियों को दिखाया है और समाज के जो अलग अलग वर्ग के कैदी हैं उनके प्रति अलग अलग नज़रियों को उजागर किया है। जैसे कि अलग अलग वर्ग के कैदी हैं तो उन अलग अलग तरीके से उनको व्यवहार भी किया गया, तो उस चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच प्ले एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा प्ले है जो आधुनिक प्रचार के निजी घरेलू ट्रेजेडी पर पड़ने वाले प्रभाव को विश्लेषण करता है। कौन सा प्ले है जो प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी पर पड़ने वाले प्रभाव को एक एनालाइज करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका द शो हो जाएगा। ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी दिखाता है। द शो में गोल्सवर्दी ने क्या दिखाया, सनसनीखेज खबरों, प्रचार के कारण होने वाले नुकसान को भी दर्शाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ वेरियस स्टोरीज इन अ होटल, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्ले है जो एक होटल में अलग अलग कहानियों के भागों को दर्शाता है। अब होटल की बात किया है, वेरियस स्टोरीज यानी कि अलग अलग कहानियों के भाग को दिखाता है, फेट्स को दिखाता है। होटल का यहाँ पे रूफ अपने याद रखना है, ठीक है, तो द रूफ में गोल्सवर्दी क्या करते हैं, गोल्सवर्दी ने एक होटल में रहने वाले अलग अलग लोगों की कहानियों को एक साथ बुनकर उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, जो लिटरेचर है, साहित्य ही अपना एक रिवार्ड है, ऐसा किसने कहा है, तो जॉन गोल्सवर्दी ने कहा है। गोल्सवर्दी का मानना था कि साहित्य अपने आप में एक मूल्यवान चीज़ है और इसे किसी बाहरी पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आंसर तुरंत बता दे रही हूँ क्योंकि सभी को पता होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द ईयर इन विच गोल्सवर्दी फादर डाइड वॉज ऑल्सो द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आइलैंड फेरिसीज, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके फादर की डेथ भी उसी साल होती है और उसी साल आइलैंड फेरिसीज इनका नॉवेल भी आता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया 1904 में दो इनका साथ होता है, 2 इवेंट होते हैं। एक तो इनका आइलैंड फेरिसीज आता है, 1904 में पब्लिश होता है, दूसरा ये इनके रियल नेम से आता है, और तीसरा आपने ये याद रखना है कि 1904 में ये अपने नकली नाम को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और 1904 में इनके फादर की डेथ भी हो जाती है
और यहीं पे याद रखिएगा 1904 की जब बात आई है तो 1905 भी याद कर लीजिएगा। ये एडा से शादी भी कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि जब तक उनके पिता रहते हैं तब तक शादी नहीं, क्योंकि वो अपोज रहते हैं, वो शादी मतलब उसके खिलाफ रहते हैं, तो इसीलिए ये इंतज़ार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गोल्सवर्दी केम विद द पब्लिकेशन ऑफ, ठीक है, तो ये याद रखना है गोल्सवर्दी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, किसके पब्लिकेशन के साथ आया, एक टर्निंग पॉइंट आया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो फोर्थ साइड सागा का पहला नॉवेल है, ये फर्स्ट उपन्यास है, फर्स्ट नॉवेल बोल सकते हो, जो आपका 1906 में आता है। फोर्थ साइड सागा का पहला है ये। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1900 में आता है, गोल्सवर्दी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, और ये नॉवल है उन्हें एक प्रतिष्ठित लेखक के रूप में स्थापित करती है। फोर्थ साइड सागा की ये शुरुआती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डिड गोल्सवर्दी बिकेम 1921, तो 1921 में गोल्सवर्दी क्या बनते हैं, तो ये सभी को पता है, प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब के लंदन के, मतलब PEN क्लब लंदन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, पोएट असिस्ट नॉवेलिस्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, मतलब ये क्या था, PEN क्लब क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन था जो लेखकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन, व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गोल्सवर्दी 1929, 1929 में इनको क्या प्रदान किया गया था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में इनको दिया गया था, और ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक नागरिक पुरस्कार है। ये याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक नागरिक पुरस्कार है जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी, गोल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा था, तो सिल्वर बॉक्स था, जो आपका 1906 में आता है, ठीक है। इस पे हम पढ़ने वाले हैं ना कि इनका ऐसा 2004 में आप देख सकते हो, 2004 में आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं जो प्ले को, गोल्सवर्दी के प्ले को किसने प्रोड्यूस करवाया था, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं जल्दी उस पर वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं अगर वो वाले ईयर को देखा जाए तो। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ, खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन मैंने लिया था राइटर से, जिसमें आपके गोल्सवर्दी फिनिश हो गए हैं। अब आते हैं हम मिल्टन पे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने अपनी हेवनली म्यूज यूरेनिया का आह्वान किसकी शुरुआत में करते हैं, कौन सी बुक में करते हैं वो हेवनली म्यूज यूरेनिया का शुरुआत, उनको बुलाते हैं किस में, ये बताना है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना है आपका, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट बुक में, बुक 1 एंड बुक 7 में, ये याद रखना है। तो यूरेनिया जो शब्द है, मतलब यूरेनिया जो है हेवनली म्यूज है, इनको ये बुलाते कब हैं, कब इनका इन्वोक करते हैं, तो बुक 1 में भी बुलाते हैं, अब बुक 7 में बुलाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने बुक 1 और बुक 7 में अपनी म्यूज़ यूरेनिया को आह्वान करते हैं। यूरेनिया एक खगोल विज्ञान की म्यूज़ है, जो मिल्टन उन्हें अपनी कविता के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। जैसे मूवीज़ वगैरह, अच्छा ये क्या होती है, आप लोगों को समझ में आता होगा ना कि हेवनली म्यूज यूरेनिया को क्यों इन्वोक करते हैं। आप मूवीज़ बहुत देखते हो, मतलब देखते ही होंगे, तो मूवी जब देखते हो तो शुरुआत में जब शुरू होती है मूवी, वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे मूर्ति वगैरह, भगवान जी की मूर्ति रहती है ऐसे सामने रख के, वहीं से स्टार्ट होती है मूवी, है ना, तो वो भगवान जी को इन्वोक करते हैं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, मिल्टन भी जब शुरू कर रहे हैं अपना पैराडाइज लॉस्ट, तो वो इन्वोक कर रहे हैं, यूरेनिया का बुला रहे हैं, उनको इन्वोक कर रहे हैं। जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, भगवान जी की तस्वीर रहती है, वहीं से स्टार्ट होती है, बहुत सारी मूवी है वहीं से स्टार्ट होती है, तो वो उन लोग को इन्वोक करते हैं, भगवान जी को इन्वोक करके वहाँ पे दिखाया जाता है, वही है आपका इन्वोकेशन। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी, इसमें बताना है कि मिल्टन की कौन सी एलेजी है, ठीक है। ये तो मास्क है, ये एपिक है, ये आपकी पोयम है, और ये भी पोयम है, लेकिन एलेजी पूछा जा रहा है कि एलेजी कौन सी है, तो वो आपकी लिसिडास ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेट में वगैरह में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये याद रखना है, लिसिडास जो है एक एलेजी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक्सप्लेन नहीं करूँगी भी। इन पैराडाइज लॉस्ट
book 9, Milton writes that Adam was overcome with and so ate the forbidden fruit against his bitter knowledge. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9 में मिल्टन लिखते हैं कि एडम किससे वशीभूत हो जाता है, मतलब किसके वश में आ जाता है, और वो जो फॉरबिडन फ्रूट है उसको खा लेता है, किसके वश में आकर, फीमेल चार्म की एक्सचेंजिंग लव की फेथफुल लव की टेस्ट सो डिवाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फीमेल चार्म करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फीमेल चार्म ही है, ठीक है। तो वो जो फॉरबिडन फ्रूट है वो फीमेल चार्म की वजह से खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स, हेट्स, फियर्स, जेलेसीज एंड एम्बिशंस दैट swayed the men of his age. Milton is the poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never swear be a great soul from its course. Whose comment is this? ये किसका कमेंट है, इतना लंबा चौड़ा किसने किया है कमेंट, तो ये बताना है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा लॉन्ग का। विलियम जे लॉन्ग ने ये आपकी शेक्सपियर के बारे में उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर जो हैं वो आवेग के कवि हैं, प्रेम, घृणा, भय, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा जो उनके एज के पुरुषों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना याद रखें, इतना लंबा चौड़ा आने वाला नहीं है, मैंने बोला था बनाने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन नहीं भी होने चाहिए वो भी हो गए थे इसमें। ही अ पोएट ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable things. Who said this? ये किसने कहा है? उन्हें, यानी कि एक कवि को स्वयं के लिए एक सच्ची कविता होनी चाहिए, अर्थात सबसे सर्वोत्तम, सबसे सम्मानजनक चीज़ों का एक रचना और प्रतिरूप, ऐसा किसने कहा है? तो ये मिल्टन जी ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? मिल्टन जी ने कहा है। तो यहाँ पे मिल्टन का मानना था कि एक कवि को नैतिक रूप से शुद्ध और आदर्श होना चाहिए, और उनकी जो कविता है वो चरित्र और मूल्यों को दर्शाती है। मतलब अगर किसी की कविता आप पढ़ते हो तो उसके कैरेक्टर को भी तो दर्शाती है, मतलब जो भी राइटर है उनके कैरेक्टर को भी दर्शाती है। इसलिए एक कवि को कैसा होना चाहिए? नैतिक रूप से शुद्ध और आदर्श होना चाहिए, क्योंकि कविता में झलकता है उस कवि का सब कुछ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ डील मैन द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंग्लिको। हु सेड दिस? ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ऐसा किसने कहा है ये बताना है, ठीक है। तो ये भी आपके मिल्टन ही हैं, ओके। ये किसने कहा है? मिल्टन ने ही कहा है। जॉन मिल्टन का मानना था कि एक कवि को नैतिक रूप से शुद्ध और आदर्श होना चाहिए, और उनकी कविता उनके चरित्र और मूल्यों को दर्शाती है। जैसे कि फ्रा एंजेलिको एक इटालियन पुनर्जागरण चित्रकार थे जो अपनी धार्मिक कला के लिए जाने जाते थे। मिल्टन का मानना था कि एक कवि को फ्रा एंजेलिको के समान उदात्त आदर्शों का पालन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा कहा है। Because Milton's human, he must know the best in humanity. Whose comment is this? ये किसका कमेंट है? क्योंकि मिल्टन मानव है और उन्हें मानवता में सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। ऐसी टिप्पणी कौन करता है? तो ऐसी टिप्पणी लॉन्ग का है, W.J. लॉन्ग, ठीक है। विलियम जे लॉन्ग ने मिल्टन के मानवीय गुणों और उनकी कविता में मानवता के चित्रण पर यह टिप्पणी की थी। लॉन्ग का मानना था कि मिल्टन की कविता में हम अक्सर क्या देखते हैं? मानवीय भावनाएं और उनको गहरी समझ दिखाई देती है मिल्टन की कविता में। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ये किसकी लाइन है? ठीक है, यहाँ पे किसकी लाइन है? शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन, चौसर। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, मतलब लॉर्ड की जो स्पिरिट है वो मुझे बुला रही है, ऐसा किसने कहा है? तो ये मिल्टन की लाइन है, ये भी मिल्टन की लाइन है, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो लाइन है ये जॉन मिल्टन की जो पोयम है, एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट ली गई है, और इस लाइन में कवि ईश्वर की शक्ति प्रेरणा का वर्णन करते हैं। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली अ सबलाइम एटमोस्फियर। हुज कमेंट इज दिस? ये किसका कमेंट है? तो लॉन्ग का है। अगेन यहाँ पे लॉन्ग का कमेंट हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग अबाउट मिल्टन, मिल्टन को ये कहते हैं,
नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये याद रखना है क्रिसमस डे 1629, सी इज करेक्ट। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन की ये फेमस पोयम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो क्रिसमस के दिन 1629 को लिखना उन्होंने शुरू किया था। और ये जो पोयम है ये जीसस क्राइस्ट की जन्म की खुशी और महत्व का वर्णन करती है, जीसस क्राइस्ट की जन्म की खुशी को दिखाती है। हु वाज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन का मास्टर कौन था, उनके गुरु कौन थे मिल्टन के? तो यहाँ पे आपके स्पेंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एडमंड स्पेंसर जॉन मिल्टन के प्रमुख प्रभाव में थे और स्पेंसर एक फेमस कवि भी थे और मिल्टन ने उनकी कविताओं का अध्ययन भी किया था, इस वजह से वो उनको मास्टर समझते थे अपना। हु रोट द एस्से ऑन मिल्टन, एस्से ऑन मिल्टन किसने लिखा है? तो लॉर्ड, इनका नाम क्या है, लॉर्ड मैकाले ने इसे ही एस्से ऑन मिल्टन लिखा है, जिसमें उन्होंने मिल्टन की कविता की तारीफ की है और उनके जीवन और कार्यों का भी विश्लेषण किया है। तो मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले, याद रखना है। एस्से ऑन मिल्टन, इसमें इन्होंने मिल्टन की पोयम को प्रशंसा की है। मिल्टन इज कॉल्ड, मिल्टन को क्या कहा जाता है? ठीक है, मिल्टन को लेडी ऑफ लाइट कहा जाता है। लेडी ऑफ लाइट कहाँ गया, लेडी ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, लेडी ऑफ लाइट का, क्योंकि उनकी जो कविताओं में प्रकाश और ज्ञान के विषय को बार बार दिखाया गया है, लेडी ऑफ लाइट कहा जाता है। द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड, मिल्टन की जो एज है उसे क्या कहा जाता है? मिल्टन की जो एज है उसे क्या कहा जाता है? तो द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल्टन की एज को क्या कहा जाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट कहा जाता है। तो ये याद रखना है, मिल्टन की एज को अंग्रेजी पल्पिट का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये जो समय था ये धार्मिक उपदेश और लेखन अपने चरम पर थे। ये जो समय था ना, इस समय जो रिलीजियस उपदेश थे और जो राइटिंग थी वो पीक पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 17 पे आ गए हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं। दाई शोल वॉज लाइक ए स्टार एंड dwelt apart, thou had a voice whose sound like a sea, who said this and where, कौन कौन ये कहता है और कहाँ कहता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तुम्हारी आवाज़ बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ सोनेट ऑन मिल्टन। ठीक है, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? वर्ड्सवर्थ की सोनेट है जो मिल्टन पे उन्होंने लिखी थी, टू मिल्टन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लंदन 1802। ओके, या तो टू मिल्टन या तो लंदन 1802 आप बोल सकते हो, ये इन्होंने मिल्टन पे ही लिखा था, तो ये लाइनें वहीं पे मिलती हैं। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन यहाँ से वर्ड्सवर्थ स्टार्ट हो गए। एट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, द लाइन्स आर अबाउट मिल्टन। ये जो लाइन है ये मिल्टन के बारे में है, लेकिन किसने कहा है और कहाँ कहा है ये बताना है। किसने कहा है और कहाँ मतलब कहाँ कहा है ये बताना है। तो ये भी जो लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन पे हो जाएगी, मतलब टू मिल्टन की लाइन है, तो ये याद रखना है, टू मिल्टन यानी कि लंदन 1802 की ये भी लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट वन है द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो पोइट्री है वो इन्फ्लुएंस है, किससे इन्फ्लुएंस है ये बताना है। वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की जो पोइट्री है वो किससे प्रभावित थी? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कब आया था? 1789 में आया था, और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज सहित कई रोमांटिक जो पोएट्स थे वो उन्होंने मतलब वो सारे इनसे प्रभावित थे। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जल्दी के चक्कर में, व्हाट इज़ द कॉमन ऑफ द फॉलोइंग पोइम। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोइम्स, इसमें कॉमन क्या है? वर्ड्सवर्थ की रिक्लूज है, शैली की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है, बायरन की डॉन जुआन है, किट्स की हाइपेरियन है। ये इसमें कॉमन क्या है? सभी चीज़ों में कॉमन चीज़ें होंगी, क्या कॉमन है ये बताना है। तो ये याद रखना है, अपने ये याद रखना है कि जो ये सारे क्या हैं, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दे और ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या है? अनफिनिश्ड पोएम हैं, क्योंकि शैली की द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ भी देख सकते हो, बायरन की डॉन जुआन भी देख सकते हो, किड्स की हाइपेरियन, या वर्ड्सवर्थ की रिक्लूज जो कभी पूरा नहीं हुआ, ये सारे अनकम्प्लीट वर्क हैं इनका।
ठीक है। जैसे कि द रेक्लूज आप देख सकते हो, जो इन्होंने लिखना स्टार्ट तो करना चाहा कि लिखेंगे हम एक बड़ी सी पोयम कविता लिखेंगे, लेकिन इसका लिख नहीं पाए, जिसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट तो आया, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था प्रील्यूड। इसकी 2 बुक आई। फर्स्ट बुक इसकी थी द होम एट ग्रास मैरिज जो 1888 में आया था। सेकेंड बुक इसकी थी द एक्सकर्जन जो 1814 में आया था, लेकिन थर्ड बुक कभी पब्लिश नहीं हुई। तो ये आपने याद रखना है। शैली की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है, हाइपीरियन है, ये सारे पब्लिश कभी नहीं हुए। ठीक है, ये सारी अधूरी रह गई, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अनफिनिश्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोयम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन के बाद कौन सी पोयम लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद कौन सी पोयम लिखी गई, ये बताना है। ठीक है, इनके डेथ के बाद कौन सी पोयम लिखी गई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ये इन्होंने लिखा था, जो लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ठीक है, और ये कविता में एक आदर्श योद्धा के गुणों को उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया। वर्ड्सवर्थ की ब्रदर पास्ड अवे बाई। वर्ड्सवर्थ की बाई की मृत्यु कैसे हुई थी, इलनेस, वॉर, शिपरैक या नेचुरल कॉजेज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिपरैक, जहाज की तबाही हो गई थी, इस कारण वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे, समुद्री जहाज के कप्तान थे वर्ड्सवर्थ के भाई, जो 1805 में, ये याद रखना है, 1805 में एक जहाज की तबाही आती है, शिपरैक होता है, उनकी डेथ हो जाती है, और इस घटना का वर्ड्सवर्थ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद इज द पोएम पब्लिश। ये कब पब्लिश हुई थी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये जो पोएम है, ये सोनेट है इनका, कब पब्लिश हुआ था, द वर्ल्ड इज़ टू मच। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था, तो 1807 में ही है। यहाँ पे मैं किसी को भी सही नहीं मानूंगी, यहाँ पे आपका 1807 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आंसर में आ जाता है, कहीं कहीं आपको दिखता है 6, लेकिन यहाँ पे 1807 याद रख। ठीक है, तो यहाँ पे 1807 है, बाकी ये सारा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो 1807 को हम मानेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द पोएम मुटेबिलिटी, ये कब पब्लिश हुआ था, ये भी आपके विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है, याद रखना है। मुटेबिलिटी, ये जो पोएम है, ये कब पब्लिश हुआ था, मुटेबिलिटी, तो याद रखना है, ये आपकी 1821 में आया था। मुटेबिलिटी वर्ड्सवर्थ की कविता है, जो 1821 में पब्लिश हुई थी, और ये जो मतलब पोएम थे, ये परिवर्तन के विषय पर विचार करती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मुटेबिलिटी। अगला जो क्वेश्चन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओड टू ड्यूटी में आती हैं। इसके बाद शेक्सपियर है, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, ओड टू ड्यूटी में ये लाइनें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लाउडेमिया इज। लाउडेमिया क्या है, एक नैरेटिव पोयम है जो ट्रोजन वार पे बेस्ड है। ठीक है, एक नैरेटिव पोयम है लाउडेमिया, जो ट्रोजन वार की लाउडेमिया की कहानी बताती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, सबसे प्यारी चीज़ जो कभी उगी ही नहीं, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो टू लूसी में आती हैं, याद रखना है इसको, टू लूसी में आती है। वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है टू लूसी, और ये लाइनें लूसी नाम की एक युवती और सुंदरता के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom is वर्ड्सवर्थ इज रेफरिंग टू। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं, मदर को, ड्रोथी को, फ्रेंड को, या अपनी वाइफ को, किसको रेफर कर रहे हैं ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे वो अपनी सिस्टर ड्रोथी वर्ड्सवर्थ को रेफर कर रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन है ड्रोथी, जो बहुत करीब थे, उनकी कविताओं में अक्सर उनकी उपस्थिति का प्रभाव दिखाई देता है, और ये लाइन में वो ड्रोथी के जीवन की संभावित कठिनाइयों का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, माइकल एक पेस्टोरल पोएम है दैट प्रेजेंट द पैथेटिक लाइफ ऑफ शेफर्ड। माइकल के पैथेटिक जीवन को दिखाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन, इनके बेटे का नाम क्या है। तो माइकल एक क्या है, एक पेस्टोरल पोएम है, ये याद रखिएगा, जो शेफर्ड्स माइकल के दुखद जीवन को दर्शाती है। उनके बेटे का नाम क्या है, तो ल्यूक है इनके बेटे का नाम, ये याद रखना है। ठीक है, माइकल नाम का एक चरवाहा रहता है, उसकी कहानी दिखाई जाती है, अपने बेटे ल्यूक को शहर भेजता है, लेकिन ल्यूक वहाँ गलत रास्ते पर चल पड़ता है और गायब हो जाता है। और ये कविता पिता पुत्र के संबंध और समाज के प्रभाव के बारे में है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेचर नेवर डिड बिट्रे। जो नेचर है वो कभी धोखा नहीं देती है। ये लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी, तो टिंटन एब्बे में मिलेंगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगी, टिंटन एब्बे से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे,
वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन, वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस चैटरटन का मेंशन किया है अपनी किस पोयम में? ठीक है, बर्न्स और चैटरटन, थॉमस चैटरटन, दो कवियों को, दो पोएट्स को इन्होंने मेंशन किया है अपनी किस पोयम में? तो रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसको आप लीच गैदरर के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे इन्होंने रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस चैटरटन जैसे कवियों का उदाहरण देते हुए उनकी प्रतिभा और उनके जीवन काल में उचित पहचान नहीं मिली थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक उदाहरण के तौर पे रखा है यहाँ पे उनको। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? ठीक है, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? पील कैसल में आती हैं, ये याद रखना है। पील कैसल की लाइनें हैं, ये याद रखना है। ठीक है, पील कैसल की ये लाइनें हैं और कविता उनके जो भाई थे जॉन ही थे ना, उन्होंने बाद में अपनी कविता मतलब जॉन की जब शिपरैक हुआ था उसके बाद लिखी थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द पोएम एलिगियाक स्टैंजाज वॉज सजेस्टेड बाई पिक्चर ऑफ पील कैसल इज स्टॉर्म पेंटेड बाई, तो एलिगियाक स्टैंजाज जो पोएम है किसके चित्रित पील कैसल इन स्टॉर्म की तस्वीरें से प्रेरित है? जो एलिगियाक स्टैंजा इनकी पोएम है ना, ये किसके द्वारा चित्रित पील कैसल इन अ स्टॉर्म की तस्वीर से प्रेरित है? तो सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट के, ये याद रखना है। सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट एक फेमस आपके आर्टिस्ट बोल सकते हैं, है ना, चित्रकार और कला संरक्षक थे। उनकी पेंटिंग में वर्ड्सवर्थ को एलिगियाक स्टैंजाज कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, उनकी पेंटिंग ने, जिसमें उन्होंने पील कैसल के तूफान में फंसे होने का वर्णन भी किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस समय रहना चाहिए, लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें भी आपकी टू मिल्टन लंदन 1802 में आती है, जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है अबाउट मिल्टन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं अबाउट मिल्टन, दाई शोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज शोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर, किसके शोल की बात यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ? तो मिल्टन के शोल की बात कर रहे हैं, ये भी उसी की लाइन है, टू मिल्टन यानी कि लंदन 1802 की ही लाइन है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ, रुथ का जो दूसरा टाइटल है वो क्या है? रुथ इनकी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, तो इसका दूसरा टाइटल क्या है रुथ का? तो ये याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ये रुथ का टाइटल है, सेकंड टाइटल है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मेन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस, ये किसका ओपिनियन है? यानी कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए? ज्वलंत संवेदनाओं से इसकी स्थिति में पुरुषों की वास्तविक भाषा का चयन हो, ऐसी किसकी राय है, किसका विचार है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। मतलब वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता की जो भाषा हो वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा के करीब होनी चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, ताकि आम लोग भी उसको ईजिली समझ सकें, इतनी आम होनी चाहिए भाषा। और इसी का जवाब उन्होंने उसमें दिया है लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट्स में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है, जिसका जवाब उसमें उन्होंने दिया है। क्यों उन्होंने सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है? उनका कहना है कि जो हम कृत्रिम और आडंबरपूर्ण यानी कि बम्बास्ट तरीके से बम्बास्ट लैंग्वेज का उपयोग के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने सरल और स्वाभाविक लैंग्वेज का प्रयोग किया है और वो चाहते थे कि सारे राइटर कभी ऐसे ही करें जैसे कि इन्होंने किया, ताकि जो आम लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं बम्बास्टिक लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा के लिखना, वही तो करते थे ना, यूनिवर्सिटी विट्स वही करते थे। शेक्सपियर ने क्या किया? एकदम आम कर दिया उसी चीज़ को, इसलिए शेक्सपियर फेमस हो गए। ये लोग क्या करते थे? बम्बास्टिक भाषाओं को यूज करते थे जो यूनिवर्सिटी विट्स हुआ करते थे, और शेक्सपियर ने क्या किया? उसी चीज़ को आम कर दिया। ठीक है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है? ठीक है, तो ये आपके वर्ड्सवर्थ का कमेंट है। ओके, तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक कवि थे। उनका मानना था कि कविता और गद्य की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? अब यहाँ से शेक्सपियर स्टार्ट हो गए हैं, बस हम जल्दी से कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन शेक्सपियर का भी होगा। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं? ठीक है,
शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं ये हमें बताना है। तो 37 हो जाएगा, यहाँ पे 37 है तो 37 करेक्ट हो जाएंगे। ओके, द फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर को रेफर किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा रेफर किया जा रहा है, तो बेन जॉनसन है। यहाँ पे शैमुअल जॉनसन भी है तो कंफ्यूज नहीं, बेन जॉनसन है। ठीक है, देखिए शैमुअल जॉनसन में एच आता है, बेन जॉनसन में नहीं आता है। ओके, बेन जॉनसन है जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे और दोस्त भी थे। उन्होंने शेक्सपियर की शिक्षा के बारे में ये कमेंट किया था। उनका ये मतलब था कि शेक्सपियर की जो शास्त्रीय शिक्षा सीमित थी लेकिन उनकी प्रतिभा अद्वितीय है। ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है कि शेक्सपियर लैटिन और ग्रीक में बहुत ज़्यादा लेस थे। कहने का मतलब है उनका कि वो, हालांकि उनकी जो शिक्षा हुई थी वो बहुत सीमित हुई थी, वो कोई यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं, लेकिन उनकी प्रतिभा थी ना, उनका मतलब कम पढ़ने के बाद भी वो इतना ज़्यादा आगे निकल गए, ये तारीफ़ ही है। उन्होंने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत आगे निकल गए। स्टैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज, स्टैटफोर्ड एक चार्मिंग लिटिल विलेज है। कहाँ पे ये पड़ता है, ससेक्स, केंट या वॉरविकशायर या यॉर्कशायर, तो वॉरविकशायर में पड़ता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इज, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में मुख्य जो डोमिनेंट है वो क्या है, फेट है कि लव है कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी है कि वॉर है। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें जो मुख्य टोन है यही है, कैरेक्टर ही डेस्टिनी है, कैरेक्टर ही भाग्य है। शेक्सपियर के प्लेज में कैरेक्टर जो हैं उनके चरित्र, उनकी गलतियों, उनके पतन का कारण बनती है। भाग्य की भूमिका भी होती है लेकिन चरित्र का जो प्रधानता वो भी स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, होलो फर्नेस एक स्कूल मास्टर हैं शेक्सपियर के किस प्ले में, होलो फर्नेस, तो ये याद रखना है लव स्लेबल लॉस्ट में, लव स्लेबल लॉस्ट जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का है ये। ठीक है, एक उदाहरण है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। मच अडू अबाउट नथिंग भी है, तो ये याद रखना है लव स्लेबल लॉस्ट में ही ये होलो फर्नेस एक ह्यूमरस बोल सकते हैं, हास्य कैरेक्टर है जो अपनी भाषा व्यवहार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द डिफीट ऑफ आर्मडा हैपेंड इन, जो आर्मडा मतलब द डिफीट ऑफ आर्मडा, आर्मडा की जो हार हुई थी वो कब हुई थी, तो 1588 में हुई थी, 1588 में हुई थी। स्पेनिश आर्मडा की हार इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दी नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, ये किसे डेडिकेटेड है, तो ये आया था आपका जो आया था जो आपकी वीनस एंड एडोनिस है ये किसे डेडिकेटेड है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे किसे डेडिकेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वीनस एंड एडोनिस है ये अब आप कह सकते हो अर्ल ऑफ सदम्पटन या हेनरी रियोस्ले या बैरन ऑफ टिचफील्ड, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा अर्ल ऑफ सदम्पटन। कई भी आ सकता है, अर्ल ऑफ सदम्पटन में हेनरी रियोस्ले भी आ सकता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, मतलब शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो अधूरा कहा जाता है, तो वो आपका हेनरी VIII है, जिसका पहला सबटाइटल क्या था, ऑल इज ट्रू। पहले इसे ऑल इज ट्रू के नाम से जानते थे, बाद में हेनरी VIII बना है। क्यों फिनिश रह गया, क्योंकि ग्लोब थिएटर क्या हो जाती है, उसमें आग लग जाती है 1613 में, उसके बाद रिबिल्ट होता है 14 में, इस कारण ये अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडी द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this, ये किसका ओपिनियन है। काफ़ी लंबा चौड़ा है तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा कौन कह सकता है, तो कौन है वो आपके WJ लॉन्ग ही हैं। ठीक है, तो लॉन्ग ने कहा है, इतना लंबा लॉन्ग ने कहा, तो ये याद रखना है। तो WJ लॉन्ग का मानना था कि शेक्सपियर की जो लोकप्रियता का कारण है वो ये है कि उनके नाटक जो हैं वो, उनके जो प्लेज हैं वो सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं को दर्शाते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। द फोलियो कंटेन 36 प्लेज, 1 प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच वन। देखिए कितना इसमें कितना है कि मतलब अगर इनका फर्स्ट फोलियो कब आया था, पहला फैक्ट 1623 में आया था। सेकेंड फैक्ट इनका क्या है कि 2 एक्टर को क्रेडिट जाता है, वो हेमिंग्स एंड कॉन्डेल दोनों हैं, इन दोनों ने पब्लिश कराया था। कितने प्ले हुए थे, 36 प्लेज थे। एक प्लेज इसमें इंक्लूडेड नहीं था, वो प्ले कौन था, तो पेरिकल्स था, ये प्ले इसमें इंक्लूडेड नहीं था।
पेरिकल्स को शुरुआत में शेक्सपियर के कैनन का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में फर्स्ट फोलियो में इसको मतलब माना नहीं जाता था, इसलिए इसे फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन अ वर्ड, एक शब्द में, ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। एक ही शब्द में कहूँगा कि वो यूनिवर्सल पोएट है, ऐसा किसने कहा है? दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ W.J. लॉन्ग अबाउट किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, याद रखना है, ये W.J. लॉन्ग ने कहा था। I do not remember that any book or person or event my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said this? ऐसा किसने कहा है? मुझे याद नहीं कि मेरे जीवन में किसी पुस्तक या कोई व्यक्ति हो गया, कोई घटना हो गई, मुझ पर इतना प्रभाव डाला हो जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने डाले हैं। मुझे नहीं याद है ऐसा किसने कहा है। तो गेटे ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? गेटे ने कहा है, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे इसको गोथे भी पढ़ते हैं, गेटे भी पढ़ते हैं। Even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speak the English language, so escape his influence. Who said this? ऐसा किसने कहा है? ठीक है, यहाँ तक कि ऐसा किसने कहा, तो ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो W.J. लॉन्ग ने कहा है। ओके, तो ये याद रखिएगा, W.J. लॉन्ग ने ही कहा है ये भी। ओके, मतलब शेक्सपियर के व्यापक प्रभाव पर वो जोर देते हैं, यहाँ तक कि जो लोग शेक्सपियर को नहीं पढ़ते थे वो भी अनजाने में उनके द्वारा निर्देशित होते थे, क्योंकि उनके विचार और अभिव्यक्ति ने हमारे जीवन और साहित्य को इतना व्याप्त किया है। जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता तब तक उसके प्रभाव से बचना असंभव है। अगर कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है तो शेक्सपियर के प्रभाव से बचना असंभव है, ये W.J. लॉन्ग ने कहा है। हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? 1709 में किसने लाइफ ऑफ शेक्सपियर लिखा? ठीक है, 1700 में शेक्सपियर की पहली लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसने लिखा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, निकोलस रो है। इन्होंने ही लिखा और इन्होंने शेक्सपियर को बताया था ना कि शेक्सपियर ने चोरी की थी थॉमस लूसी के गार्डन में, जहाँ से उन्हें भागना पड़ा। ये इन्हीं के मतलब शेक्सपियर की बायोग्राफी ने इन्होंने लिखा था, तो उसमें इन्होंने लिखा था। तो किसी की भी बायोग्राफी लिखेंगे उसके वाइस मतलब उसके जो वर्चू हैं और उसकी जो वर्चू हैं, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे निकोलस रोवे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन पे ये फर्स्ट बायोग्राफर भी हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा अगर कि फर्स्ट शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर कौन है, तो यही हैं। ठीक है, बायोग्राफर भी हैं ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बस ये लास्ट है शायद, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट है। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विटे बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस? तो किसने शेक्सपियर को अपने पैम्फलेट, ठीक है, तो किसने शेक्सपियर को अटैक किया? इनका एक पैम्फलेट है, अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विटे बॉट अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये इनका पैम्फलेट है रॉबर्ट ग्रीन का, और इस पैम्फलेट में इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, एन एपिस्टार्ट क्रो कहकर, टाइगर्स हार्ट करके, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो ये याद रखना है, ठीक है। क्यों इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने इसमें शेक्सपियर पर ना एक लिटरेरी थेफ्ट भी लगाया कि साहित्यिक चोरी की है, और भी कई आरोप लगाए इसमें। अब स्टार्ट क्रो था साहित्यिक चोरी, मतलब हमारे से ही लेके ये आगे बढ़ा है। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। हु सेड दिस? ऐसा किसने कहा है? मैंने उस आदमी से प्यार किया है और मूर्ति पूजा की इस तरफ जितना कोई कर सकता है। किसने कहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेन जॉनसन। भाई बेन जॉनसन ने तारीफ भी की है, ऐसा नहीं है कि सब वो क्रिटिसाइज ही किए हैं, भले ही उन्होंने कुछ कमियां निकाली हैं शेक्सपियर की, लेकिन बेन जॉनसन ने उनकी पर्सनालिटी, उनकी प्रतिभा को तारीफ भी की है। मैंने उस आदमी से प्यार किया है, आई लव द मैन डू ऑनर हिज मेमोरी, उनकी मेमोरी को मैंने सम्मान दिया है, जितना कोई, मैं उतना प्यार कर सकता हूँ, मतलब किया हूँ जितना कोई कर नहीं सकता। उनकी यादों को मैं सम्मान करता हूँ। वो वास्तव में ईमानदार था, वो खुले और स्वतंत्र स्वभाव का था, ऐसा किसने कहा है? तो ये तारीफ़ की है बेन जॉनसन ने। यहीं पे एंड करते हैं हम क्लास को। काफ़ी क्वेश्चन हो गया था ना, काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 107 क्वेश्चन, जिसमें आपके 4 राइटर को भी मैंने कवर किया है, लिटरेरी टर्म्स को भी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी, फिगर ऑफ स्पीच को भी, इतना सारा हमने इसमें कवर किया है। ग्रामर नहीं था, ओनली लिटरेचर था। कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसमें स्कोर भी शेयर करिएगा। ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें थे, तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। PDF चाहिए मेरी पेड PDF, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे, ठीक है। खैर
चलिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और एक बार सभी लोग बताएंगे 4 साइड सागा कि अगर कोई स्टोरी जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो एक बार अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं लेके आऊँगी। ओके। और एम.एच. अब्राहम से क्या पढ़ाया जाए? एम.एच. अब्राहम अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, जेन्युइन अगर मैं बोलूँ तो अभी तक मैंने एम.एच. अब्राहम से नहीं पढ़ाया, मतलब डायरेक्ट मैं एम.एच. अब्राहम की बुक से नहीं पढ़ाया आप लोगों से, आप लोग को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।